बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे। मैं एबटाबाद आपका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तादाद में आज दोपहर की गर्मी में आप इस जलसे पे आए, आपका शुक्रिया। एबटाबाद एक वो शहर है जिधर पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। इसलिए मैं एक मुख्तलिफ तकरीर करूंगा। एक जलसे में तकरीर होती है, एक इंसान एक उन लोगों से तकरीर करता है उनके सामने जिनमें शऊर होता है, जो मुल्क के मसले मसाइल को समझते हैं, अपने इलाके के भी मसले मसाइल और मुल्क के भी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं, जिस तरह आज आप अपनी बात खामोश खड़े हुए, नारे मारने का भी वक्त आएगा, लेकिन क्योंकि 25 जुलाई को फैसला आ रहा है पाकिस्तान का, इसलिए यह जरूरी है कि आप ये समझें इस दिन की अहमियत। क्योंकि नौजवानों, ये आपके मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। मैं बार बार अपनी कौम को एक चीज बता रहा हूं कि अल्लाह कभी कभी एक कौम को मौका देता है कि अपनी तकदीर बदल ले। ये हमेशा मौका नहीं मिलता। अमूमन जो इलेक्शन का मैच होता है वो उसी तरह की पार्टीज के बीच में होता है, मसलन पीपल्स पार्टी और नून लीग। इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। इनके लीडर्स मुल्क में आते हैं पैसा बनाने के लिए। इनका जो मुकमुका था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे, इन दोनों ने फैसला किया था कि बजाय हम एक दूसरे को करप्ट कहें, हम दोनों बारियां लेते हैं और जब मेरी बारी होगी तुम चुप करके फ्रेंडली ऑपोजिशन बनना, मुझे पैसे बनाने देना, और जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं भी नूरा कुश्ती खेलूंगा। मैं अपना ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद डबल शाह बना दूंगा। वो ऊपर ऊपर से ऑपोजिशन करेगा और अंदर अंदर से सब मिल मिला के मुकमुका करके इस मुल्क को लूटेंगे। ये था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। दोनों पार्टीज ने, इन दोनों ने मिलके अपना नैब का हेड बनाना था, नैब चेयरमैन इन्होंने फैसला करना था। इन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट यानी कि अपने अंपायर लेके आने थे, और जो इलेक्शन कमीशन थी जिसका काम होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दोनों जमातों ने फैसला किया कि हम चुनेंगे, हम अपने अंपायर चुनेंगे। तो ये जो 2013 का इलेक्शन था वो फिक्स हो गया। अंपायर अपने थे, दोनों पार्टीज में समझौता था, जिसने भी आना था खुल के चोरी करनी थी और पकड़ने का वाला कोई नहीं होना था। तो ये जब इनके ऊपर कोई मुश्किल आनी थी, यानी मुश्किल कैसी कि जब इनके ऊपर किसी ने हाथ डालना था इनकी चोरी के ऊपर, तो जमहूरियत ने खतरे में आ जाना था। इनकी करप्शन को पकड़ने का मतलब कि पाकिस्तान की जमहूरियत खतरे में है। ये हुआ है 10 सालों में। अब नौजवानों, मैं हर जगह ये चीज कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझे कि 10 सालों में हुआ क्या है। 10 सालों में यह हुआ है कि 10 साल पहले पाकिस्तान का 60 साल की तारीख में कितना कर्जा था? कितना कर्जा था? शाबाश। इसका मतलब मेरा पैगाम जा रहा है कौम तक। 6000 अरब। शाबाश। इससे पता चलता है शऊर है आप में। 6000 अरब रुपया पाकिस्तान की 60 साल तारीख पे हमारे पे कर्जा था। उस वक्त, उस दौरान
बड़े बड़े डैम बने, ये आगे जाके हजारा में तरबेला डैम, उधर पेशावर डिस्ट्रिक्ट में वारसक डैम, मंगला डैम, ये सारे बड़े बड़े डैम, सस्ती बिजली मिली, सस्ती और साफ बिजली मिली, हमारी इंडस्ट्री चली, मुल्क तेजी से तरक्की करना शुरू हुआ। सारे एशिया में पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी। जब मैं बड़ा हो रहा था, सारे पाकिस्तान एशिया को पाकिस्तान की मिसाल देते थे, वो मुल्क जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। उसके बाद जो तबाही आई इन 10 सालों में, अब मुझे यह बताएं कि 6,000 अरब रुपया कर्जा था जिसमें सब कुछ बना पाकिस्तान का। इन 10 सालों में 6,000 अरब से कितना कर्जा पहुंचा? शाबाश, 27,000 अरब। मान गया हूं, पढ़े लिखे लोग हो, शऊर वाले लोग हो। ये जरूरी इसलिए है, देखो एबटाबाद आपने सारे हजारा में जाना, उधर मानसेरा में अभी भी उनको गलत फहमी है कि शायद जो 30 साल से नून लीग यहां कामयाब होती है हजारा में, अभी भी उनको गलत फहमी है कि शायद नून लीग इनके हालात बदल दे। एक बहुत अजीम साइंटिस्ट था, उसका नाम था आइंस्टाइन। उस साइंटिस्ट का नाम था आइंस्टाइन। उसने एक दफा कहा, उससे पूछा पागलपन क्या होता है? उससे पूछा पागलपन क्या होता है? उसने कहा कि एक चीज दोबारा करते जाओ, उसी चीज को दोबारा करते जाओ और फिर समझो कि नतीजा मुख्तलिफ होगा। यानी कि अगर तुम इन दोनों जमातों को बार बार बारियां दो और यह समझो कि नतीजा मुख्तलिफ होगा। रुपया, 10 साल पहले रुपया, $1 कितने रुपए का था? शाबाश, 60 रुपया। आज 125 रुपए पे डॉलर पहुंच गया है। इसका मतलब कि 10 सालों में एबटाबाद के लोगों, अगर आपका बैंक में 100 रुपया पड़ा था, आज उसकी कीमत यानी वो सिर्फ 50 रुपए की खरीदार है उसमें। तो मैंने आपको कहा था कि मैं पहले आपसे जो जरूरी बातें करने आपकी, क्योंकि मुस्तकबिल है ना आपका। इमरान खान को तो मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान को तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा है, मुस्तकबिल तो आपका है। इसलिए ये सुने जरा गौर से, देखें तो रुपया जब 60 रुपए से डॉलर 125 रुपए पे गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? सारी चीजें महंगी हो गई। जो बाहर से हम चीजें खरीदते हैं, तेल, डीजल यानी कि फजल रहमान, ये सब महंगे हो गए। मैं पहले, देखो मुझे पता था कि मैंने जैसे डीजल कहना है आपने फजल रहमान कहना है, इसलिए मैंने पहले फजल रहमान कह दिया। अच्छा सुने आप, सुन लें आप, ये याद रखें कि जब आपका रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले में, तो जो चीजें बाहर से हम खरीदते हैं वो सब महंगी हो जाती हैं। तो तेल महंगा का मतलब ट्रांसपोर्ट आपकी महंगी, ट्रांसपोर्ट की महंगी का मतलब कि जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं वो महंगी, गैस महंगी, बिजली महंगी। और इससे क्या होता है? आम आदमी जो मुश्किल से घर का खाना पूरा करता है, जब महंगाई होती है वो बेचारा मुश्किल से बच्चों का पेट पाल सकता है, गुर्बत बढ़ जाती है। और ये क्यों है? अब दूसरा सवाल, नौजवानों दूसरा सवाल, अभी नारे नहीं मार रहे, दूसरा सवाल, अब ये क्या वजह है? ये मुझे बताएं कि 10 सालों में हमारा कर्जा 6,000 अरब से 27,000 अरब गया है। क्या वजह है? क्या वजह होगी? क्या वजह होगी? ये वजह 2 वजूहात है। एक है नाहेली,
करप्ट लोगों को इन्होंने मुल्क के बड़े बड़े इदारों पे बिठा दिया, कौम की बेहतरी के लिए नहीं। करप्ट लोग इन्होंने करप्ट लोग इदारों के ऊपर बिठाए इसलिए कि इन्होंने पैसा बनाना था। इनके सामने कोई रुकावट ना हो, नैब इनको ना पकड़ सके, एफबीआर इनको ना पकड़ सके, एससीसीपी इनको ना पकड़ सके, एफआईए इनको ना पकड़ सके। अपने लोगों को इदारों में बिठाया, स्टेट बैंक पे अपने लोग बिठाए और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं था। जब इन्होंने दूसरी चीज पैसा चोरी की तो नाहेली और करप्शन की वजह से आज आप कीमत अदा कर रहे हैं। आप ये जो मकरूज हो रही है हमारी कौम, आप कैसे कीमत अदा कर रहे हैं? जब हमने कर्जे वापस करने हैं, अब कर्जे वापस करने पड़ेंगे। कर्जे वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर। आज बिजली और गैस पाकिस्तान की सारे बर्रे सगीर में सबसे महंगी है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं। और टैक्स लगा लगा के, क्योंकि इन्होंने कर्जों की किस्तें वापस करनी है, तो जो महंगाई आती है वो इस वजह से आती है कि आप पे टैक्स लगते हैं। टैक्स इसलिए लगते हैं कि कर्जे वापस करने हैं। कर्जे इसलिए चढ़े हैं कि करप्शन, आपका मुल्क लूट रहे हैं ये लोग। तो जब आपके पास ये आते हैं, मैं हैरान हूं इनके ऊपर। आज वो कैप्टन सफदर को देखो, वो आज गिरफ्तारी ऐसे देने जा रहा है। सुने जरा, ये मुल्क का हाल देखे कि तुम शर्म नहीं तुम्हें आई कि अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर ले गए, और जब पकड़े गए तो बजाय शर्म से अपना सर डूब जाओ पानी में, थोड़े से पानी में शर्म से डूब जाओ। ऐसे जा रहा है जैसे कश्मीर फतह करके आया है कैप्टन सफदर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नौजवानों, ये याद रखना, एक कौम तबाह कैसे होती है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, बड़ा अजीम इंसान था मौलाना रूमी। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, वो असल मौलाना था, फजल रहमान टाइप नहीं था। तो किसी ने पूछा मौलाना रूमी से कि मौलाना साहब, एक कौम कैसे मरती है? तो मौलाना रूमी ने बताया, उसने दो दरख्तों का बताया। उन्होंने कहा, वो दो दरख्तों को देखो, एक खुशबूदार दरख्त और दूसरा बदसूरत दरख्त। उसने कहा, जब एक कौम इन दो दरख्तों के अंदर फर्क करना खत्म कर देती है, कौम मर जाती है। यानी कौम इखलाकी तौर पे मरती है, जब उसकी मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाते हैं। जब डाकू इस तरह फिरे हाथ हिला के और कहे, मुझे क्यों निकाला। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इस कौम, ये मुल्क जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, आज इस पाकिस्तान में सारे बर्रे सगीर में जो दुनिया का गरीब तरीन इलाका है, हम सबसे पीछे रह गए हैं। बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया है। मेरी होश में जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो रहा था, तो यहां लोग कहते थे कि अच्छा हुआ ईस्ट पाकिस्तान चला गया, हमारे ऊपर बोझ था, गरीब इलाका है, हमें पैसे खर्च करने पड़ते थे उन पे, वहां साइक्लोन आ जाता था, हम उनको सब्सिडाइज कर रहे थे। आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया है। आज हिंदुस्तान हमारे से आगे निकल गया है। 40 साल पाकिस्तान के बनने तक हम हिंदुस्तान से आगे थे। मैं जब क्रिकेट खेल के आता था हिंदुस्तान से, पाकिस्तान आता था, लगता था किसी गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गया हूं। और इसलिए आज हमें अफसोस है कि सब आगे निकल गए हमारे से, और निकल नहीं थे। जब दो डाकू मुल्क के ऊपर आके बैठ जाए, एक जरदारी और एक नवाज शरीफ, मैं आपको आज आप इन दोनों को भेज दें बरतानिया, वो बरतानिया के लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे थोड़ी देर के बाद। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा
अच्छा, अब एक चले नवाज शरीफ को तो 10 साल सजा हो गई, अब वो भी आएगा। एक मिनट सुनो 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 सुने, अगले जुमे आ रहे हैं, बाप बेटी आ रहे हैं वापस पाकिस्तान। बिस्मिल्लाह, जरूर आओ, लेकिन खुदा के वास्ते नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश ना करना। नेल्सन मंडेला ने 27 साल अपनी कौम की आजादी के लिए जेल में गुजारे, अजीम आदमी था। आप 300 अरब रुपया, 30,000 करोड़ रुपया इस गरीब कौम का चोरी करके अपने बच्चों के नाम पे उनके 16 कंपनियों के बाहर लंदन में रख दिया। और जब पाकिस्तान के लोग जवाब मांगे तो आगे से कहे कि जनाब आपको क्या है, मेरा अगर खर्चे ज्यादा है मेरी आमदनी से, आपको क्या है। यानी कि शर्म नहीं आती इसको कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर अपने बच्चों को बाहर बैठा के यहां से चोरी करके पैसा उनके नाम पे। तो जब बच्चों से यहां की अदलिया ने पूछा कि आगे हमें जवाब दो कि आप बैठे बैठे इतने अरबोपति कैसे बन गए, तो क्या कहते बच्चे, दो बेटे क्या कहते, हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं है। अगर वो दो मैं बेटों से पूछता हूं कि अगर आपने हलाल का पैसा कमाया है तो आके जवाब दें। मुझे इन्होंने 1 साल सुप्रीम कोर्ट में रखा, 1 साल। मैं बाहर से अपनी हलाल की कमाई क्रिकेट खेलता था, बाहर सारी दुनिया जानती थी। उधर से मैंने फ्लैट लिया आज से 34 साल पहले, वो बेच के सारा पैसा पाकिस्तान लेके आया। मुझे सुप्रीम कोर्ट में 1 साल लगा, एक एक चीज की तलाशी दी, एक एक चीज का हिसाब दिया, कितने का फ्लैट खरीदा, किधर से पैसा आया, पैसा फिर पाकिस्तान कैसा आया, मनी ट्रेल दी, 60 दस्तावेजात दी सुप्रीम कोर्ट में बताने के लिए कि मेरा हलाल की कमाई जो मैं पाकिस्तान लेके आया हूं। ये इन्होंने 300 अरब रुपए का जवाब देना जो यहां से बाहर गया है, और अभी तक सिवाय एक बोगस कतरी खत के एक जवाब नहीं हम बताने के लिए कि 300 अरब रुपया बाहर कैसे गया। उल्टा नेल्सन मंडेला बने हुए हैं, हाथ हिला रहे हैं, जनाब बहुत बड़ा मार्का मारा, 300 अरब रुपया आसान नहीं होता चोरी करना, हाथ हिला रहे हैं। उधर बाप बेटी जुमे को आ रहे हैं कि जी बड़ा मजलूम बन के आएंगे। पता नहीं, मैं तो कई दफा सोचता हूं कि यही होता किसी महजब माशरे में, ये बरतानिया में होता। मैंने अपनी 20 गर्मियां बरतानिया में मैं क्रिकेट खेलता था, प्रोफेशनल मैंने वहां गुजारी। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि किसी महजब माशरे में अगर उनका प्राइम मिनिस्टर पकड़ा जाता 300 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में, उसकी मिजाल ना होती वो अपने घर से बाहर निकलता, लोगों ने आके अंडे मारने थे उसको, उसकी मिजाल ना होती कि कोई टीवी का एंकर उसके लिए एक मुंह से बात निकाल सकता उसकी ताईद में। किसी मुहज्जब माशरे में जिधर आधी आबादी आपकी गुर्बत की लकीर के इर्द गिर्द हो, जिधर आपके 45% बच्चे इस पाकिस्तान के आज उनको बीमारी हो, और ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक चीज है, स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब कि ना बच्चों का ज़हन पूरी तरह बढ़ता है और ना उनका कद बढ़ता है, क्योंकि उनको खुराक नहीं मिलती। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में ना हो, सबसे ज्यादा ख्वातीन मरती हो डिलीवरी के पॉइंट पे, क्योंकि हम बुनियादी जरूरियात ना दे सके उनको। उस मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क का 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर ले जाए, उसकी जुर्रत ना हो बाहर निकलने की। पहले तो केस 2 साल, तकरीबन 2 साल से चल रहा है, 9 महीने में अदालतों में केस चला इसका। किसी और दुनिया के मुल्क में 1 महीने में फैसला आना था, क्योंकि हम ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा।
ये हमारा अलमिया पाकिस्तान का। नौजवानों, ये अलमिया, गरीब लोग भरे हुए हैं जेलों के अंदर, ताकतवर को पकड़ने वाला कोई नहीं है। और ये मैं जरा आज जो दूसरा कल तकरीर में देख रहा था शहबाज शरीफ की, मैं शहबाज शरीफ ने जो बातें की कि मेरी एक थैला भी कोई बता दे मैंने चोरी की हो तो मेरा नाम बदल देना। उसका नाम तो हम काफी दफा बदल चुके हैं। तो कहता, अब ये जरा सुने, अब ये सुने, क्योंकि मैंने फैसला किया था कि अहमदाबाद के पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझेंगे इशू को। तो मैं जरा सिर्फ बताने लगा हूं कि शहबाज शरीफ, अगर तुम कहीं सुन रहे हो तो ये जरा देखो, ये रिपोर्ट है पंजाब के ऑडिटर जनरल की, ये तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट नहीं है, पंजाब के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है मेरे हाथ में, ये पूरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जरा ये आप सुने, सारा बजट जो पख्तूनख्वा का सालाना डेवलपमेंट बजट है सारे पख्तूनख्वा के लिए, वो है 110 अरब रुपया, 110 अरब रुपया। ये मेरे सामने 2 साल की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। सिर्फ इसमें मैं आपको 9 चीजें बताऊंगा जो ऑडिटर जनरल ने बताई है इस सारी रिपोर्ट में। अब सुने जरा, नाअहली और करप्शन की वजह से नुकसान हुआ। पहली चीज, रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो में 6 अरब 600 करोड़ रुपया। दूसरा, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी हाउसिंग स्कीम्स में नुकसान हुआ 25 अरब रुपया। सुनते जाएं जरा, ये है जनाब शहबाज शरीफ, जिसकी सारी तरक्की होती है इश्तिहारों में। हर रोज इश्तिहारों में, शुक्र है इश्तिहार गए, नहीं तो उसकी शक्ल आई होती थी, कोई मोटरवे का फीता काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब ये जरा बताएं कि ये वो शहबाज शरीफ है जो पंजाब के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। फिर जी गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी हाउसिंग स्कीम 24 अरब रुपया। गिनते जाए जरा। फिर चहान डैम रावलपिंडी 82 करोड़ रुपया नुकसान। फिर जनाब आगे जाओ, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी हाउसिंग स्कीम 8 अरब रुपया अवाम को नुकसान। फिर जनाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, एक्साइज टैक्सेशन, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट और फूड डिपार्टमेंट, कितना नुकसान अवाम को? 126 अरब रुपया। गिनते जाओ जरा, अपने फोन पे कैलकुलेट करते जाओ कितना बनता है ये अभी पख्तूनख्वा के डेवलपमेंट बजट से तो सिर्फ एक ही नुकसान से आगे निकल गया। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन वर्क्स, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, चोलिस्तान डेवलपमेंट, दानिश स्कूल, इसका कितना नुकसान है? 100 अरब रुपया। ये हो रहा है कौम को नुकसान। फिर आगे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड लॉस इन पंजाब अकाउंट्स 2017, उन्होंने 44 अरब रुपया। मैं ये इसलिए आपके सामने लेके आया हूं क्योंकि आजकल शहबाज शरीफ बड़ा मोतबर शक्ल बना के बड़ा अपने आप को बता रहा है कि जनाब मैं, बड़े भाई तो चले गए, और फिर कहता हम अदालत का फैसला नहीं मानते। शहबाज शरीफ, हम तुम्हें किधर से फैसला ला के दें? मुझे बताओ कौन सा फैसला कबूल होगा तुम्हें? क्या हम तुम्हें बरतानिया की अदालत में लेके जाए? कहता पाकिस्तान की अदालत का फैसला नहीं मानते। जब तो आप मानते थे उन जजेस को, जब शहबाज शरीफ आपके टेलीफोन कॉल जस्टिस कयूम को जा रही थी कि जस्टिस कयूम को कैसे फैसला करना है, वो तो जज आपको कबूल थे। जब आपके न्यूट्रल अंपायर आ गए तब आप उनके पीछे पड़ गए। तो मैं आखिरी एक बात करके उसके बाद मैं सिर्फ मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि अहमदाबाद नौजवानों आपके लिए कि तहरीक इंसाफ कैसे अपनी जिंदगी बदलेगी। आज फैसला आया है खत्म नबूवत के ऊपर, जो हल्फ की तब्दीली करने की कोशिश की। आज जफरुल हक, राजा जफरुल हक की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट ने
एक सवाल और उठा दिया है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि जो लॉ मिनिस्टर था शाहिद अहमद, कहता है उसने सही माने में तहकीकात नहीं की कि हल्फ में तब्दीली आई है। अब मैं ये रिपोर्ट देख के मैं दंग रह गया हूं। एक हल्फ में तब्दीली क्यों आई थी नौजवानों आपके लिए? 1974 के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट 23 दिन बैठी और उसके बाद उन्होंने ये अमेंडमेंट लेके आए थे हल्फ के अंदर 1974 में। अगर ये तब्दीली लेके आनी थी अब, तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या पार्लियामेंट में आपने डिबेट नहीं करनी चाहिए थी? खुफिया तौर पे तब्दीली लाई गई और ये रिपोर्ट देख के मुझे सारे मेरे शक दूर हो गए हैं कि इसका मकसद सिर्फ एक था कि एक इंटरनेशनल लॉबी को खुश करने के लिए नवाज शरीफ ने उसको अपने साथ मिलाने के लिए उसने ये हल्फ के अंदर तब्दीली लेके आया है। और इसके ऊपर हम डिमांड करते हैं मजीद इन्वेस्टिगेशन हो, पता चलाए कि आपने ये जो किया खुफिया तौर पे, इसके पीछे क्या था। और मैं आज आपको बता रहा हूं इसके पीछे सिर्फ एक था कि ये इंटरनेशनल लॉबी को खुश करना चाहते थे। वही लॉबी जो इन्होंने मुंबई के अटैक्स के ऊपर जो स्टेटमेंट दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट पे डाला, वही लॉबी को खुश करने के लिए जो डॉन लीक्स थी। तो कहने का मकसद यह है कि एक आदमी अपनी चोरी बचाने के लिए कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। मैं आज आप सामने कह रहा हूं कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का करप्शन है। जब तक इसके मुल्क की लीडरशिप करप्शन में लगी हुई है, यह मुल्क आगे नहीं जा सकता। इसलिए 25 जुलाई के बाद एबटाबाद के लोगों, इंशाअल्लाह हम आपके सामने एक नया निजाम लेके आएंगे। सबसे पहले हमने इस मुल्क को इकट्ठा करना है। जो मुल्क तकसीम हुआ है, सारे मुल्क में मुख्तलिफ जो तबके हैं सबको इकट्ठा करना है, अवाम को अपने साथ मिलाना है। क्योंकि जो 27,000 अरब के कर्जे चढ़ गए हैं, ये तब तक नहीं उतरेंगे जब तक कौम एक बन जाए, मुत्तहिद हो जाए, चारों सूबे फैसला करें मिलके लोग कि हम इकट्ठे हैं। उस मुल्क में जब अवाम हुकूमत के साथ मिल जाए, वो जबकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उस जज्बे से निकले कि ये जहाद है अब मुल्क को बचाने के लिए। जो 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तो हमारी यही सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी ने जहादियों की तरह काम किया। इस तरह पाकिस्तान बचा। कोई नहीं समझता था पाकिस्तान बचेगा 1947 में। वो वक्त आ गया, मुल्क इकट्ठा हो, हम अपने इदारों को मजबूत करें। सबसे ज्यादा जरूरत हमारी सिविल सर्विस यानी ब्यूरोक्रेसी की है। इसके अंदर हम मेरिट लेके आए। जो पख्तूनख्वा के अंदर हमने ब्यूरोक्रेसी के अंदर सियासी मुदाखलत खत्म की, जिस तरह पुलिस में खत्म की, प्रोफेशनलिज्म लेके आए, मेरिट लेके आए और इज्जत दी। उसी तरह बाकी सारे पाकिस्तान में हम अपनी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि जो भी पॉलिसी हुकूमत की है, जब तक आपके साथ इंतजामिया यानी ब्यूरोक्रेसी वो जब तक नहीं चलेगी आप कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मैं आज अपनी सिविल सर्विस को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि हम आपको प्रोफेशनल बनाएंगे, मेरिट लेके आएंगे, आपको इज्जत देंगे। वो नहीं होगा जो आज पंजाब की जो सिविल सर्विस है वो शरीफ खानदान के नौकरों की तरह काम करते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। उनको शहबाज शरीफ वैसे ही ब्लड प्रेशर का मरीज है, जब चाहे उनको बदनाम कर देता है, उनकी इंसल्ट करता है, उनको बेइज्जत कर देता है। इंशाअल्लाह मैं अपनी सिविल सर्विस को कहना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह आपकी डिग्निटी बहाल करेंगे, आपका मुकाम वो लेके आएंगे जो एक दफा 60s के अंदर 60 की दिहाई में हमारी ब्यूरोक्रेसी सारे एशिया में सबसे बेहतरीन सिविल सर्विस मानी जाती थी और सारे बड़े बड़े जो काम हुए हमारी ब्यूरोक्रेसी के जरिए हुए। हमने भी अभी जो बिलियन ट्री सुनामी जो इंटरनेशनली अब दुनिया मानती है कि सबसे एक बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, वो हमारी नजर शाह था, हमारा सेक्रेटरी था, हमारे नीचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी, हमारा अपना मिनिस्टर इश्तियाक बरकी था। इन्होंने मिलके
इसको एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंटरनेशनली जो कामयाब हुआ, उसी तरह हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाहर से कंपनियां लेके आए, जो शहबाज शरीफ करता है पैसा बनाने के लिए। हम इसी ब्यूरोक्रेसी को इंशाल्लाह ठीक करके और इस मुल्क को ऊपर लेके जाएंगे। एबटाबाद के लोगों, नौजवानों, 25 को आपका इलेक्शन है, आपके मुस्तकबिल का इलेक्शन है। आपने सबको निकालना है, आपने सारों को पोलिंग बूथ पे लेके आना है। और ये जो मेरे कैंडिडेट्स हैं यहां, जो मेरे ये कैंडिडेट्स खड़े हैं, आपने इनको वोट देनी है। जो भी कहना जी कि मैं इंडिपेंडेंट लड़के और उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर जाऊंगा, उनको आपने मुस्तरद करना है। इसलिए करना है कि ये है नजरियाती इलेक्शन, ये इंडिपेंडेंस का इलेक्शन नहीं है, ये नजरिए का इलेक्शन है। 25 जुलाई को आपने नजरिए को वोट देनी है, आपने बल्ले को वोट देनी है, आपने इमरान खान को वोट देनी है। और मैं जिम्मेदारी लूंगा इन सब की, मेरा काम है उनका सही चलाना। लेकिन आप ये इंडिपेंडेंट को वोट ना देना। जो भी ये कहना जी कि मैं जीत के तहरीक इंसाफ में आ जाऊंगा, तहरीक इंसाफ में आने की कोशिश ना करना, आपकी जगह नहीं होगी तहरीक इंसाफ में अगर आप जीत भी गए। बहुत बहुत शुक्रिया।